अच्छा रुक जाओ। ठीक है, स्क्रीन दिख रही होगी प्रॉपरली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार, बस मैं देख लूँ कोई और। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल काइनेमेटिक्स का था। लाइक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, बट आई वांट टू सी लाइक लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन लाइक तरीके से अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को, लाइक क्या क्रिएटिविटी शो करी। ठीक है, तो मैं ना एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो हमारे पास बॉल है, एक ऐसा एक वेज है। ये जो वेज है या फिर कुछ भी बोलो इंक्लाइंड प्लेन, ये फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड, ये मूव नहीं कर सकता। आई हैव टू पार्टिकल्स, एक पार्टिकल P1 इधर, एक P2 इधर। ठीक है, ये जो एंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों का एंगल कांस्टेंट है अल्फा अल्फा। ठीक है, इस पार्टिकल को, इस साइड को ए बोल देता हूँ, इसको बी, इसको सी, और इस पॉइंट को डी। नाउ P1 को ए भी ट्रैवल करने में, हाँ, और अगेन वी हैव ग्रेविटी है। P1 को ए भी ट्रैवल करने में T1 टाइम लगता है, एंड P2 को डी सी ट्रैवल करने में T2 टाइम लगता है। तो क्वेश्चन पूछा है किस टाइम पर, लाइक दोनों को साइमल्टेनियसली रिलीज कर दिया ऐसे ऐसे, किस टाइम पर इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी मिनिमम। ठीक है, सो कि basically समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, कि जब रिलीज करेंगे तो जो P1 है वो ऐसे मूव करेगा, P2 है डाउन मूव करेगा, किस टाइम टी पर इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो उसको करने के बहुत तरीके हैं, लाइक दो तीन तरीके हैं। एक है कि बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम मानकर दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, उनकी जो डिस्टेंस निकालो और डिस्टेंस को मिनिमाइज करो मैक्सिमम वाले कंडीशन यूज करके, कि डी ऑफ सपोज कोई फंक्शन है, टाइम का ही हमें लिखना है तो फंक्शन, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जब होगी जब इसका फर्स्ट डिफरेंशियल जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करके हमें टी निकल जाएगा। एक ये तरीका है, सॉरी। सेकंड तरीका है कि रिलेटिव मोशन पे जाओ, लाइक ए पर बैठ जाओ, उसके बाद बेसिकली P1 बॉल जो पॉइंट पार्टिकल है उस पर बैठ जाओ, और P2 का फिर मोशन एनालाइज करो, और उससे उनकी जो डिस्टेंस है अगेन वो निकालो और उसको मिनिमाइज कर दो। ठीक है, दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, उससे हमेशा आंसर करेक्ट ही आएगा, लाइक वहां तुम गलती नहीं कर सकते। वो क्या तरीका है कि एक एक कोऑर्डिनेट्स निकाल लो एक टाइम टी पर, और अगेन बेसिकली P1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो और P2 के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो ना। मैं बस थोड़ा जस्ट देता हूँ फर्स्ट तरीके का। सेकंड मेथड कंपेरेटिवली अच्छा मेथड है, बिकॉज वो आसान है, एक तो शॉर्ट में हो जाएगा, तो एडवांस में उस मेथड से ही करना है। लेकिन जब ऐसा होता है ना कि हमें कुछ मेथड आता नहीं है, जैसे उसमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, हमें रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट अगर हम वीक हैं तो बेसिक से ही करो। अगर यू हैव टू गेट फोर, मतलब बेसिक से करोगे तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे, बिकॉज वो क्या ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, थोड़ा सा मैथ्स ज़्यादा होती है उसमें, बट हो जाएगा, उससे आंसर आ जाता है। रिलेटिव मोशन में क्या है, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हुई तो आंसर गलत आ जाएगा। तो वो जब भी करना रिलेटिव मोशन से, जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से हो, इसलिए उससे आसानी से आंसर आ जाता है। तो ठीक है ना, बेसिक और तरीके से कैसे करेंगे इसको, कि एक टाइम टी पर, टी टाइम में, हाँ उससे पहले एनालाइज कर लेते हैं कि दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो दोनों पे जी डाउनवर्ड्स लग रहा होगा, इधर जी इधर जी। ठीक है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज ये पार्टिकल जो है वो इंक्लाइंड प्लेन को बोले उसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, बिकॉज वो छोड़ नहीं रहा, हमेशा इंक्लाइंड प्लेन से टच में ही है। तो जी का कंपोनेंट मैंने ले लिया इस साइड, इस डायरेक्शन में। सो P1 इधर है, उधर इस सर जी साइन अल्फा, P1 के करस्पॉन्डिंग ये एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड्स इंक्लाइन। सिमिलरली इस P2 का एक्सेलरेशन, P2 का एक्सेलरेशन होगा इस सर जी साइन अल्फा। ठीक है, अब मुझे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है दोनों का, मुझे एक्सेलरेशन पता है, मेरे को टाइम पता है यहाँ से ए से बी में वो कितना टाइम ले रहा है, तो मैं वहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा ए बी की लेंथ, जो हो जाएगी हाफ जी साइन अल्फा T1 स्क्वायर। सिमिलरली मैं डी सी कैलकुलेट कर लूँगा,
हाफ जी साइन अल्फा T2²। ठीक है, दोनों कैलकुलेट कर लिए। मतलब मैं इसका ज़रूरत हो सकती है, वैसे ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज मेरे को लेंथ पता होनी चाहिए भी। ठीक है, अब बेसिक तरीका जो क्या है, सिर्फ जस्ट दे रहा हूँ उस चीज़ का। ठीक है, मैं जो बी पॉइंट है इसको मैं ओरिजिन बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरा वाई एक्सेस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सेस हो गया। अब मैं वाई कोऑर्डिनेट निकालूंगा P1 का एट टाइम टी, एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगा P1 का एट टाइम टी। सेम मैं P2 के साथ करूंगा। तो टी टाइम में जो P1 है उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा s, जिसकी वैल्यू होगी हाफ जी साइन अल्फा T²। ठीक है, टोटल लेंथ मुझे पता है कितनी है ए बी, जो मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये लेंथ मुझे पता है, तो फिर मैं उसका ये जो कोऑर्डिनेट है बी का प्रोजेक्शन, इसको मैं बोल लेता हूँ टेम्परेरी ए डैश। इस पॉइंट को ए डैश बोल देता हूँ, ए डैश। तो मैं ए डैश बी जो कि एक्स कोऑर्डिनेट है P1 का, वो कैलकुलेट कर लूंगा। सिमिलरली मैं इस लेंथ का यूज करके, जिसकी वैल्यू होगी T1² माइनस T² हाफ जी साइन अल्फा, लिख लेना। उस इस वैल्यू से मैं वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लूंगा। सो मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट आ गया P1 के करस्पॉन्डिंग, और दोनों एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आए हैं। सेम मैं P2 के साथ करूंगा। ये लेंथ मेरे को पता लग जाएगी कितनी है, हाफ जी साइन अल्फा T²। टोटल लेंथ मुझे पता है वो कितनी है, हाफ जी साइन अल्फा। मैं जी साइन अल्फा को जी इफेक्टिव बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी आसानी के लिए। T2² माइनस कर दूंगा मुझे ये पॉइंट, इस मतलब बेसिकली ये लेंथ आ जाएगी मेरी, दोनों को माइनस करके। इससे मैं वाई कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, ये करके मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे निकालेंगे बेसिकली, मैंने बी को ओरिजिन माना था ना, तो ये लेंथ पूरी जो है ये, एंड एक मिनट बस ना, थोड़ा सा ऐसे। तो फिर मैं ये लेंथ मेरे को पता लग जाएगी कंपोनेंट लेकर, तो ओवरऑल लेंथ है। एंड जो है कुछ, एक मिनट गड़बड़ हो रही है, मतलब मोटा मोटा इस तरीके से कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके मैं कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा सिमिलरली P2 के करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई। उसके बाद P1 P2 का डिस्टेंस निकाल लो, एक्स माइनस एक्स डैश डैश वाई माइनस वाई डैश, उसका स्क्वायर करके डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, आंसर आ जाएगा। इससे स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर आ जाएगा, इससे आंसर 100% आएगा ही आएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट का वो नहीं लग रहा। नाउ नेक्स्ट मेथड रिलेटिव मोशन से करना है, उससे बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले P1 पे बैठ जाते हैं। मैं P1 पे बैठ गया। अब मुझे P2 का मोशन एनालाइज करना है, उतना जो डिस्टेंस निकालना है ना। तो फिर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं P2 का एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ कि P2 का एक्सेलरेशन क्या होगा P1 के रिस्पेक्ट में। तो P1, ठीक है, उसका कोई एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट। इससे आंसर आ जाएगा, बहुत मतलब इससे बहुत आसान हो जाएगा कि कैसे निकालना है। तो फिर मुझे पता है P1 का एक्सप्रेशन क्या है, जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा। उसका मैंने एक्स कंपोनेंट किया, उसका मैंने वाई कंपोनेंट किया। सिमिलरली P2 का एक्सप्रेशन इस डायरेक्शन में जी साइन अल्फा है, उसका मैंने एक्स कंपोनेंट किया, वाई कंपोनेंट किया। तो तुम देखोगे कि वाई कंपोनेंट जो है रिलेटिव वाई कंपोनेंट कट जाएगा, बिकॉज दोनों का सेम आएगा, डाउनवर्ड्स आ रहा, दोनों का वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड्स आ रहा है सेम, तो रिलेटिव एक्सलेशन जीरो हो जाएगा। तो सो ए वाई जो है वो जीरो है, और इनिशियल क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया है, तो वी जो वाई दोनों रिलेटिव क्वांटिटीज, रिलेटिव वो भी जीरो है। तो इनके बीच में जो वाई डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं हो रहा। मैं उसको कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, रिलेटिव वाई। ये इसका यूज नहीं है बट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ दिखाने के लिए। इसकी लेंथ बेसिकली, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ साफ साफ थोड़ा सा, वाई रिलेटिव विल बी डी सी साइन अल्फा माइनस ए बी साइन अल्फा। ये दोनों के बीच में वाई डिस्टेंस आ जाएगा, ये फिक्स्ड रहेगा, कभी चेंज नहीं हो रहा। तो पूरे मोशन में वाई जो है इनके बीच में, वाई कंपोनेंट वाई डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब वो फिक्स्ड है। तो हमें बताना है और हमें क्या बताना है, मिनिमम डिस्टेंस।
अब मुझे बताओ, डिस्टेंस हम लिखते हैं कि y रिलेटिव स्क्वायर प्लस x रिलेटिव स्क्वायर अंडर रूट। मुझे ये मिनिमम करना है, ठीक है। ये जो y रिलेटिव है कांस्टेंट क्वांटिटी, हमने चेक कर लिया, ए वाई जीरो है और वी वाई जीरो है, और y रिलेटिव मुझे मतलब ओवरऑल जो डी डिस्टेंस है वो मेरे को मिनिमम करना है। और y रिलेटिव फिक्स्ड है। तो ये जो स्क्वायर है इसके जो ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी जो है ये कब मिनिमम हो सकती है? जब तो जो मेरी डायनेमिकल क्वांटिटी है, डायनेमिकल क्वांटिटी होती है जो चेंज हो रही होती है विद टाइम। तो वाई रिलेटिव स्टैटिक क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं हो रही। एक्स रिलेटिव डायनेमिक क्वांटिटी है, वो चेंज होगी, वो भी देख समझ में आया क्यों चेंज हो रही है। तो ये जो ओवरऑल जो स्क्वायर है वो कब जीरो हो सकता है? जब मेरी जिस टाइम पे मेरी डायनेमिक क्वांटिटी जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो जाए किसी टाइम पर, तो उस टाइम पर ये जो स्क्वायर है वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, मैं वही कैलकुलेट करना है टाइम। तो मैं अगर एक्स रिलेटिव निकाल दूं और उसको जीरो कर दूं, वहां से मेरे पास टाइम आ जाएगा। तो और एक्स रिलेटिव क्यों आ रहा है वो समझ में आएगा अभी, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन हमने निकाला था। तो P1 का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, जी साइन अल्फा कॉस, आई थिंक हम इसका हाँ जी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस, और P2 का इस डायरेक्शन में था, जी साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया? ए एक्स रिलेटिव विल बी टू जी, बेसिकली जी साइन टू अल्फा। मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करी है, एक टू साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन टू अल्फा। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी है, तुम पढ़ोगे अभी, और पढ़ा भी नहीं तो ये या समझ लो ये प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए करी यूज। तो एक्स रिलेटिव ये आ गया। इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में दोनों की जीरो थी बिकॉज, ठीक है। तो मैं यहाँ से सीधा डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव निकाल सकता हूँ। और क्या हो जाएगा? हाफ ए एक्स रिलेटिव टी स्क्वायर, दैट विल बी हाफ जी साइन टू अल्फा टी स्क्वायर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मुझे उनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिकली क्या होगा? एक्स फाइनल रिलेटिव माइनस एक्स रिलेटिव इनिशियल, राइट। तो एक्स रिलेटिव फाइनल विल बी एक्स रिलेटिव इनिशियल प्लस हाफ जी साइन टू अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज से। मुझे पता है, अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ए बी डी सी। सो ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये वाला डी सी कॉस अल्फा। ठीक है, मुझे जो है वो ये डिस्टेंस निकालना है, इसको मैं डी डैश बोल देता हूँ। तो ए डी डैश विल बी इक्वल टू डी सी कॉस अल्फा माइनस, एक मिनट, एक मिनट, क्या उनके बीच में, ठीक है, इसको ना ऐसे कैलकुलेट करो, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट वाइज कैलकुलेट करने की कोशिश करो। मुझे P1 के कोऑर्डिनेट पता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है P1 का इनिशियल, दैट विल बी ए बी कॉस अल्फा। ये अल्फा है, ये ओरिजिन है। ठीक है, मुझे P2 के कोऑर्डिनेट पता है, एक्स इनिशियल। P2 क्या क्या है? हाँ, सो डी सी कॉस अल्फा। ठीक है, आई थिंक सही है। राइट। ठीक है, तो फिर मैं इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का माइनस करके रिलेटिव रिलेटिव जो डिफरेंस है उनकी पोजीशन में इनिशियल इक्वल टू जीरो पर, वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो दैट विल बी P2, इसको मैं x बोल देता हूँ, इसको x बोल देता हूँ। सो x रिलेटिव इनिशियल विल बी x P2 माइनस x P1, और उसकी डायरेक्शन जो नेगेटिव साइड है, सो माइनस, दैट विल बी डी सी कॉस अल्फा माइनस ए बी कॉस अल्फा विद माइनस साइन।
ये जो वैल्यू है, यह पता है, डी सी वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू पता है। सो दोनों के जो है, आफ्टर पुटिंग डी सी और ए बी की वैल्यू, माइनस सी वैल्यू हो गई हाफ जी साइन अल्फा टी टू स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा, मैंने कॉमन ले लिया, और दी प्रॉपर ये कॉमन ले लेता हूँ, टी टू माइनस टी वन स्क्वायर कॉस अल्फा। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर देंगे, और मिनिमम डिस्टेंस के लिए एक्स रिलेटिव फाइनल शुड टेंड्स टू जीरो, तो वहाँ से इक्वेशन आएगी, इसको मैं ना जी साइन अल्फा को मैं 4 करके साइन 2 अल्फा कर दिया है। ठीक है, अगेन सेम प्रॉपर्टी यूज कर ली। सो टी स्क्वायर इन द एंड, इसको जीरो करने के बाद क्या हुआ, टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर बाई टू, टू से टू, टू और फोर कट जाएगा, एंड तो टी बेसिकली आया है पास टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर बाई टू अंडर रूट। ठीक है, सो दिस इज द टाइम जब मेरे पास डी जो होगा, जो डिस्टेंस था दोनों के बीच में, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया। अब मुझे ना एक डाउट है, वो मुझे बताना, ठीक है, जिससे भी सॉल्व हो गया था ये। ठीक है, मुझे एक डाउट है, तुम वो मेरे को समझाना। ये भैया बी टू तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी तो सेम नहीं होगी। एक मिनट, ए को रेस पे डाल दिया, ठीक है, रेट मोशन से, हाँ ठीक है। भाई भाई, राघव क्या बोला है, बट भैया पी टू तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी तो सेम नहीं होगी। हाँ, दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं करी, दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं है। मैं समझा नहीं वाली चीज़। दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं है, बिकॉज देखो ना, रिलेटिव जो है, रिलेटिव मैंने एक्सेलेरेशन निकाल लिया दोनों का, और एक्स डायरेक्शन में आ गया, तो मतलब विद रेस्पेक्ट टू पी वन पी टू मूव कर रहा होगा, क्योंकि उनका रिलेटिव एक्सेलेरेशन है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देना। अगर ये जो टाइम है ये इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है ना, तो अगर अल्फा की वैल्यू जीरो होती, तो कभी तो ये, तो फिर कैसे होता, लाइक, तो भी टाइम जो है वो तो फिक्स्ड ऐसे आ रहा है, तो टाइम जो है अल्फा का फंक्शन होना चाहिए ना, बिकॉज अगर अल्फा की वैल्यू जीरो है, तो पी वन और पी टू तो कभी मूव करेंगे ही नहीं, तो ये वैलिड कैसे है, लाइक, किसी को कुछ भी आइडिया, समझ गए क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ। ये इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है, अगर अल्फा की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब है कि इंक्लाइन कुछ है ही नहीं, ट्राइंगल जो है ये ऐसे है, तो फिर अल्फा की वैल्यू जीरो, सो पी वन इधर है, और कुछ पी टू इधर है। ठीक है, अब ये दोनों मूव तो करेंगे ही नहीं, बिकॉज अल्फा जीरो है, रेडियस ग्रेविटी नहीं लग रही, ग्रेविटी ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो इनके बीच में डिस्टेंस कभी चेंज होगा ही नहीं, तो वही डिस्टेंस रहेगा हमेशा, तो वो तो हमें हर टाइम पे सेम डिस्टेंस रहेगा, तो अल्फा की वैल्यू जीरो इस सोल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। किसी को कुछ भी आंसर है? तब तो टी वन और टी टू इन्फिनिटी हो जाएंगे, अनडिफाइंड टाइम होगा, ठीक है, फिर अल्फा टेंड्स टू जीरो होगा ना, जीरो नहीं, ठीक है, ओके, रहेंगे तो वही होगा ना मिनिमम, नहीं नहीं वो तो होगा, बट टाइम के साथ कैसे सेटिस्फाई होगी ये चीज, ये सोचो। बेसिकली जब हम टी टू टी वन बोल रहे हैं ना, वो तो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, मिनिमम डिस्टेंस पे कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आ गया टाइम, कि हमेशा मिनिमम जो होगा वो इस वैल्यू पर सेटिस्फाई होगा, तो अगर अल्फा जीरो है, अगर भाव थोड़ा सा, ठीक है, आदित्य ने थोड़ा सा सही आंसर बोला है, तब तो टी वन और टी टू दोनों इन्फिनिटी हो जाएंगे, ठीक है, ये सही आंसर है। तो एक्चुअली आई थिंक आदित्य ने सही आंसर दिया है, अगर अल्फा की वैल्यू जीरो है, तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये वैलिड नहीं है इस सेंस में, कि टी वन और टी टू जो हम निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, ए बी और उसकी लेंथ डी सी की, वो कोई सेंस नहीं बनाएगी, वो कभी होगा ही नहीं, तो टी वन और टी टू दोनों इन्फिनिटी हो जाएंगे, बिकॉज पार्टिकल कभी, जो ए डी बी और सी, तो ए बी तो अभी भी सेम ही है, लाइक अल्फा मैंने ऐसे बेंड कर दिया दोनों को,
बट ए से बी कभी पार्टिकल आएगा ही नहीं, और ना ही P2 D से C आएगा। तो फिर ये सोल्यूशन जो है ये वैलिड नहीं रहेगा। ऑल्सो अच्छा आदित्य, ये बताओ कि हमने लाइक कहाँ पर फिर अज्यूम करना चाहिए कि अल्फा जीरो नहीं होगा। लाइक कोई ऐसी इक्वेशन है जहाँ हमने अज्यूम किया है कि अल्फा जीरो नहीं होगा, ये बताओ ना। ये एक्चुअली इस चीज़ का आंसर यहाँ से आता है कि मैथमेटिकली तुमने सॉल्व किया, तुमने भी सॉल्व किया, मैंने भी सॉल्व किया, यहाँ पर ए रिलेटिव जीरो कर दिया। हमने कहाँ पर माना है कि अल्फा जीरो नहीं है, जहाँ पर साइन है वो तो ठीक है, बट यहाँ माना है, यहाँ पर माना है, यहाँ पर माना है। नहीं नहीं, मैथमेटिकली कि सबको समझ में आ रहा है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, कि हमने कहाँ पर अज्यूम किया है इक्वेशन सॉल्व करते हुए, सब डिस्टेंस निकालते हुए, कि अल्फा जीरो नहीं होगा। किसी को कुछ भी आइडिया? हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हो हाँ इसको। हाँ आदित्य, मैं तो ना तुम्हें परमिशन देता हूँ, यू कैन स्पीक। हाँ बोलो आदित्य। हाँ भैया सर, भैया वो वाला इक्वेशन जिसमें हमने जो कॉस कॉस अल्फा और साइन अल्फा मल्टीप्लिकेशन में था ना, हमने वहां से फिर उसके बाद टी स्क्वायर, वो टी इक्वल्स टू टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर पर टू लिया है। वहां हाँ पर अगर साइन अल्फा जीरो हो जाएगा तो वहां पर दोनों इक्वेशन की साइड ही जीरो हो गई है। तो उस पॉइंट पे हमें अज्यूम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम साइन अल्फा को दोनों तरफ से कट किया है हमने एक तरह से। कहाँ पर कौन सी क्वेश्चन तो बोल रहे हो, पहले क्वेश्चन बोल रहे हो? यस भाई, यहाँ पर साइन अल्फा है ना, हमने साइन अल्फा को एक तरह से सब्स्टिट्यूट करने में हमने यहाँ पर साइन अल्फा यहाँ पर दोनों तरफ से कट हो रहा है, और जीरो हो जाएगा साइन अल्फा, तो दोनों तरफ से कट नहीं कर सकते हम। नहीं नहीं, कहाँ पर कट के मैं समझाओ। भैया जैसे ये इक्वेशन ये लिखा ना, इसके बाद हमने ऊपर वाले इक्वेशन में डाला उसमें, तो हाँ उसमें साइन टू अल्फा, अगर अल्फा जीरो हो जाएगा, साइन अल्फा जीरो हो गया, तब आप दोनों तरफ से हम लोग कट नहीं कर सकते साइन अल्फा को, जीरो हो गया तो। अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि ठीक है ये सही आंसर है, अल्फा की वैल्यू π/2 हो सकती है, क्योंकि अगर π/2 हुई तो फिर तो भी साइन अल्फा टू अल्फा जीरो हो जाएगा, राइट? आई यस थिंक। भैया। हाँ तो क्या, यस भैया, वो भी हो सकती है, पाई बाय टू भी होनी चाहिए। तो π/2 के लिए सोल्यूशन वैलिड होगा ये? नहीं सर, तब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा उसमें, सिर्फ वाई की डायरेक्शन में और वाई की डायरेक्शन में एक्सलेशन दोनों के लिए सेम है। तो उस केस में दोनों का एक्सलेशन सेम, तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा स्टार्टिंग के जैसा। हाँ बढ़िया, राइट आंसर। एक्चुअली मैं फिर से सबके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ कि जब मैंने बोला अल्फा की वैल्यू जीरो, अल्फा की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये समझ में आ गया होगा। बिकॉज फिर जब हम इक्वेशन लिखेंगे ना, एक्चुअली ये इस फॉर्म की इक्वेशन है। सपोज मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ, x² - a और y इक्वल टू जीरो। तो जब मैं बोलता हूँ ना यहाँ पर सोल्यूशन x इक्वल टू +-a है, अंडर रूट, वो जब वैलिड है जब y इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर y इक्वल टू जीरो है तो ये भी हो सकता है, बट ये सेम हमारे केस में हो रहा है, यहाँ पर y की जगह साइन टू अल्फा है, तो साइन टू अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है, तब मैं x की वैल्यू +-a अंडर रूट लिखी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्निपेट था उस चीज़ का। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अल्फा इक्वल टू π/2, मतलब इंक्लाइंड प्लेन ऐसे है कि यहाँ पर है मेरे पास P1 और यहाँ पर है P2। अभी मैं दोनों को रिलीज करूंगा तो डाउनवर्ड्स ही जाएंगे, बट इस केस में भी ऑल दो साइन टू अल्फा, बट हाँ साइन टू अल्फा अगेन जीरो हो रहा है, बट अल्फा जो है π/2 है, बट साइन टू अल्फा अगेन जीरो हो रहा है, और इस केस में दोनों मूव तो करेंगे, मोशन तो पहले केस में तो मोशन ही नहीं हो रहा था, इस केस में मोशन हो रहा है बट रिलेटिव मोशन नहीं होगा, बिकॉज जो ए वाई जो है वो जीरो है, दोनों के रिलेटिव ए वाई, रिलेटिव। ठीक है, किसी पे कोई और तरीका है इसको सॉल्व करने का? किसी ने कुछ और सोचा हो सॉल्व करने का? ठीक है, यहाँ पर ना सोल्यूशन में एंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, हमने केसेस भी पढ़ लिए कि अल्फा जो है वो जीरो नहीं हो सकता, उस केस में तो कोई सेंस नहीं है। π/2 के केस में अगेन डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, बट मोशन हो रहा है इस केस में, दोनों पार्टिकल एक ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, तो ये वैलिड है एक सेंस में कि दोनों में मोशन हो रहा है, इस केस में तो मोशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब मैं एक पूछ रहा हूँ कि किसी ने कुछ और तरीके से किया है?